मेरी शरणम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और वह बात तो याद है ना, मुस्कुराते जरूर रहिएगा। मुस्कुराने से जो हमारे चित्त में प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है उसी को आत्म प्रसाद कहा गया। और ये अध्यात्म प्रसाद जब जागृत रहता है तो बहुत से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकार स्वतः ही हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए मुस्कुराना बेहद अनिवार्य है। आइए स्वास्थ्य प्रबंधन की श्रृंखला में आज हम एक ऐसी समस्या पर चिंतन करेंगे जो समस्या मेरे सामने एक माँ के द्वारा रखी गई है अपने 8 वर्ष के बालक के लिए। परंतु वस्तुस्थिति यह है कि ये समस्या आयु के किसी भी वय में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है यदि उसमें ऐसे लक्षण पाए जाएं। तो लक्षणों से ही हम पहले प्रारंभ करते हैं। मनुष्य जो भोजन करता है वो इसलिए करता है कि वह भोजन जब हमारे शरीर में जाए तो उसका रस जो है वो हमारा शरीर ग्रहण करेगा और उससे शरीर हिष्ट पुष्ट होगा, बलवान होगा, देह का निर्माण होगा। क्योंकि ऐसा कहा गया भगवत गीता में कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। भगवान कहते हैं जितने भूत प्राणी इस जगत में है वे सब अन्न से ही बनते हैं। अर्थात हमारी देह का निर्माण जो है वह अन्न से होता है। परंतु कल्पना कीजिए कि हम अपने शरीर में अन्न को जब डालें तो वह कुछ देने की बजाय शरीर से भी उसके रसों को चूस ले या सोख ले और फिर वह यूं का यूं बाहर निकल जाए, तो धीरे धीरे शरीर का निर्माण होने की बजाय शरीर का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दुर्बलता आनी शुरू हो जाती है, भार वजन जो है वह भी कम हो जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, बिल्कुल ऐसे दुबला पतला व्यक्ति हो जाता है। तो ये जो जिस प्रकार के जो लक्षण है कि भोजन करते ही मनुष्य को चाहे दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी वह भोजन करे तो उसको तुरंत जो है शौच के लिए जाना पड़ जाता है। इस रोग को आयुर्वेद में संग्रहणी के रूप में पहचाना गया है। ये संग्रहणी भी 2 प्रकार की वेरिएशंस होती हैं। एक तो कब्जी वाली संग्रहणी होती है कि खाने पीने के बाद वह प्रक्रिया जो है वो आगे चल नहीं पाती और कब्जी रहती है। और दूसरी जो संग्रहणी है वो इस प्रकार की होती है कि जिसमें डिसेंट्री, बार बार शौच जाने की अवस्था जो है ये पैदा हो जाती है। तो इस संग्रहणी के रोग को या इस रोग को हम समझने की पहले कोशिश करें कि भोजन के पाचन में शरीर में होता क्या है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं मुख में तो वह भोजन नलिका से जाकर के हमारे वाम भाग में यहाँ एक छोटी सी थैली है, जाकर के उस थैली में वो भोजन रहता है, 3-4 घंटे तक वहीं पर रहता है। वहाँ पर उस थैली के द्वारा, जिसको स्टमक कहा जाता है, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नाम का एक एंजाइम जो है वो पैदा हो जाता है स्वतः ही। वो एक रस है, रस के रूप में आता है और वह जो सॉलिड भोजन मुख के द्वारा चबा करके भेजा गया उसके ऊपर वो एसिड और वो एंजाइम जब काम करता है तो उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके और एकदम से उसको जो है बिल्कुल वो कीचड़ के रूप में ऐसा बना देता है। अब यहाँ पर वो ये जो रस पैदा हुए, इन्होंने प्रोटीन को लगभग 80% भोजन का जो ब्रेक डाउन हो गया, भोजन आगे छोटी आंत में जाता है। फिर उसके ऊपर जो है हमारी पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर, लीवर, ये 3 और मुख्य ग्रंथियां वे भी कार्य करती हैं, जिसको यकृत, प्लीहा और पित्ताशय के नाम से जाना जाता है। वे भी अपना अपना रस छोड़ करके इस भोजन में से फैट आदि जो तैलीय पदार्थ है उसे भी ये बिल्कुल ब्रेक डाउन करके और उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, बिल्कुल उसको जो है तरल पदार्थ के रूप में बना देती हैं। अब ये जो तरल संघात जो सारा बन गया, ये जब हमारी छोटी आंत में से ऐसे घूमने लगता है तो ये तरल पदार्थ, इसमें से रस जो है उसको हमारी छोटी आंत सोखने लग जाती है। हमारी छोटी आंत में ऐसे छोटे छोटे बाल जैसे विलाइज हैं, वो उस जूस को वहाँ से पी लेते हैं, वह पोषण को खींच लेते हैं और ये सेमी सॉलिड सा बन करके ये मल के रूप में धीरे धीरे फिर बड़ी आंत में से होकर के ये मल द्वार तक जाता है और फिर ये बाहर निकलता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया है। परंतु संग्रहणी में क्या होता है, जिन मनुष्यों को संग्रहणी का रोग है उनकी छोटी आंत जो है, उनकी छोटी आंत कमज़ोर है। कमजोरी है आंतों के अंदर। जैसे एक आप रबड़ की कल्पना करो, रबड़ जब धूप में पड़ा रह जाए या बहुत लंबे समय तक जब प्रयोग में नहीं लिया जाता या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बाहरी एजेंट काम करे, वह रबड़ अपनी इलास्टिसिटी को बिल्कुल छोड़ देता है, मजबूती खत्म हो जाती है, वह खींचोगे तो खिंचा ही रह जाएगा, टूट जाएगा। कुछ इस प्रकार की ही स्थिति जो है वो हमारी आंत के साथ बन जाती है। मनुष्य के शरीर की जो आंत हैं वे इतनी कमज़ोर, अब आप सोचेंगे कि 8 वर्ष के बालक की आंतें क्यों इतनी कमज़ोर हो गई, तो उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं। ये छोटे बच्चों को भी हो सकती है और ये
बुढ़ापे में भी हो सकती है। संग्रहणी का रोग जो है इसमें बहुत से कारण हैं। कारण में ज़्यादातर तो अंगों की शिथिलता एक प्रमुख कारण है। जिन अंगों का कम प्रयोग किया गया है या फिर अंगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डला हुआ है, या तो बहुत देर तक मल को रोक के रखना और बहुत ज़्यादा सो लेना, या बहुत ज़्यादा आलस्य में इस प्रकार से करना, अपना जीवन व्यतीत करना, या फिर एक ही परिस्थिति, शरीर के एक ही स्वभाव और स्वरूप में ही अपने जीवन को बस धीरे धीरे ऐसे चलते रहना। कई लोग होते बड़े दुबले पतले लेकिन उनके शरीर में लचीलापन बिल्कुल भी नहीं होता, थोड़ा सा भी वो झुक नहीं सकते हैं। और लचीलापन जो है इसके अभाव में हमारी आंतड़ियाँ जो है वो भी अपना लचीलापन खो देती हैं। तो याद रखिए, पतले मोटे होने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना आवश्यक है कि हमें अपने शरीर के प्रत्येक अंग को लचीलेपन पे रखना चाहिए, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि खूब मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। और केवल पानी नहीं, जब हम पानी की बात करें तो उसमें तरल पदार्थ आ जाते हैं। तो कितनी ही प्रकार से हमारी जितनी प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएं, उस हिसाब से जब हम जिएंगे, छाछ है, लस्सी है, गन्ने का रस, फलों के रस, सब्जियों के रस, सूप बना करके पिया जाए, और कांजी डाली जाती थी। ये इस प्रकार के जो हमारे बहुत शरीर के लिए उपयोगी पेय पदार्थ हैं उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। अब आप ज़रा कल्पना करो, 2-2.5 साल के बच्चों को हम अपनी आंखों से देखते हैं कि उनको भी कोल्ड ड्रिंक डालकर पिलाया जा रहा है, और ये पैकेट बंद जो चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, ये सारे इनके अंदर इतने तेज मसाले हैं। मसाले क्या हैं? कोई ना कोई बहुत ज़्यादा फास्ट उसमें केमिकल्स हैं, नौशादर जैसी, या बहुत कोई बड़े ही क्षारीय तत्व उसमें डाला गया है। उसको मतलब इतना ज़्यादा क्षार है। अब वो छोटे छोटे 2 साल के बच्चे की आंतड़ियाँ कितनी सुकोमल हैं, अभी तो उनका निर्माण होना है। तो उसी समय पर जो खाने पीने की आदतें बिगड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना है, बहुत ज़्यादा, ये सारा इसी के कारण से जो है ये 8 वर्ष की अवस्था तक आंतड़ियाँ जो हैं इनका स्वभाव जो है वो अपना लचीलापन खो चुकी हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। आइए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये तो वो है जो हो चुका है, अब इसका उपचार कैसे किया जाए? तो इसका उपचार करने के लिए सबसे पहली जो मैं आपको सलाह दूंगी वो सलाह ये है कि अपने इस शरीर को हमें लचीला फिर से बनाना है। इस मानव शरीर की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि आप चाहे कितनी भी आयु के हों, 70-80 साल तक की उम्र के भी अगर हो गए और आपका शरीर, इसको आप सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग दीजिए, केवल 2 दिन के अभ्यास से ये दोबारा अपनी इलास्टिसिटी को मेंटेन कर लेता है। परंतु उसके लिए आपको अभ्यासी होना पड़ेगा और आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आलस्य को तो त्यागना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ एक प्रकार के आसन, योग आसन ऐसे हैं जिसमें सर्वप्रथम तो सूर्य नमस्कार आसन है। तो सूर्य नमस्कार, ये प्रक्रिया तो आपको बहुत अच्छे से आजकल YouTube पर मिल जाएगी, क्योंकि आज के समय में योग इतना ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है कि आप उसको देखें और सूर्य नमस्कार को करें। अब करें कितना? कम से कम 20 या 21 आवृत्तियाँ, 21 रेपिटेशंस ऑफ सूर्य नमस्कार आप करें, अगर आप उससे कुछ लाभ शरीर में लेना चाहते हैं। और ज़्यादा तो मैं नहीं बात करूँगी, मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत प्रिसाइजली, बहुत थोड़े में आपको उसका कुछ लाभ मिल जाए ऐसी बात बताती हूँ। केवल 2 आसन ऐसे हैं जो टोटली आपके, वैसे तो बहुत सारे आसन हैं लेकिन 2 आसन वो हैं जो विशेष रूप से छोटी आंत और बड़ी आंत और हमारी जो कोलोन का जो एरिया है ये उसके ऊपर विशेष प्रभाव डालते हैं। उसमें से सर्वप्रथम तो है गोमुख आसन, और ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगी, या इसका चित्र जो है वो बनाकर आपको दिखाती हूँ। और दूसरा जो है वो पश्चिमोत्तान अर्ध मत्स्येंद्र आसन, गोमुख आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये दोनों आसन का अभ्यास जो है वो उस बच्चे को ज़रूर करवाना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अर्ध मत्स्येंद्र आसन के अंदर जिस समय आपका शरीर यूँ ट्विस्ट होता है तो उस समय आपकी आंतड़ियाँ जो हैं उनके अंदर हमें एक खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक दबाव और खिंचाव, ये परिस्थिति जब बार बार उस पर डालते हैं तो उसके प्रभाव से उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन होनी शुरू हो जाती है। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम बाहरी रूप से उनको प्रोवाइड करेंगे, और एक उनकी जो नेचुरल, जो प्राकृतिक, जो हमारी आंतड़ियों की इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करेंगे।
उसके लचीलेपन को दोबारा से हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात है कि कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसको हम केवल खा लें और खाने से हमारी आंतड़ियाँ थोड़ा हैप्पी और हेल्दी महसूस करें। तो जी हाँ, अब ऐसे देखिए आयुर्वेद के अंदर कम से कम नहीं तो सैकड़ों नुस्खे आपको मिल जाएंगे जो संग्रहणी पर कार्य करेंगे, परंतु एक मूल रूप से खान पान के अंदर कुछ हम ऐसा अगर बदलाव कर लें तो 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान देना। एक तो जो बिल्व का फल है, जो शंकर जी को हम बिलपत्र चढ़ाते हैं, उसी पेड़ के ऊपर उस बेल का एक फल लगता है जिसकी जो आउटर कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उसके अंदर का जो फल है ना, वो हमारी आंतड़ियों के लिए अमृत का रूप बताया गया है। तो इसको ग्रहण कैसे करना है? एक तो बात ये है कि इस बेल के कच्चे फल को लिया जाए, इसको आग में भूना जाए और फिर जो गूदा निकलता है उस गूदे का शरबत बनाकर ग्रहण किया जाए। या अब ये सारी प्रक्रिया करनी बड़ी कठिन है, तो इसका एक आसान तरीका ये है कि बिल का मुरब्बा जो है वो बाज़ार में मिलता है, उसको खाया जाए। परंतु उसका बहुत बड़ा नुकसान है कि वह बहुत ही ख़राब प्रकार की जो चीनी की चाशनी है वो उसमें बनाया गया होगा, तो वह हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो अगर इसको हमें ज़्यादा लाभ लेना है तो बिल का कच्चे फलों को ला करके, बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं, जो लगभग मतलब पकने की कगार पर पहुंच गए हों, ऐसे कच्चे फल उनको तोड़ करके उनके गूदे को इस प्रकार से बारीक, उनके पतले पतले स्लाइसेस काटे जाएं जैसे चिप्स के बनाए जाते हैं, और उनको छाया में सुखा लिया जाए। अब उनको कूट करके उसका पाउडर बनाया जाए। उस पाउडर के अंदर जो है काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर मिला दें और फिर उसकी या तो गोलियां बना लें, थोड़ा सा उसमें पानी डाल करके उसको सिक्योर करके फ्रिज में रखें अच्छे से सुखा कर, ताकि वह ख़राब ना होने पाए। तो इस प्रकार से, या फिर बिल के चूर्ण को ही हम पानी के साथ ले सकते हैं। बिल का जो प्रयोग है वो संग्रहणी के इस रोग में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। और यदि कहीं पके हुए बिल मिल जाएं, और जैसे आजकल सीज़न है बिल का, तो फिर तो पका हुआ गूदा लेकर के उसको पानी में मैश करें, पतली छलनी से छान लें, उसको मोटी छलनी से भी छान सकते हैं, और उस जूस को जो है आप हल्का उसमें नींबू और काली मिर्च डालें, हल्का सा उसके अंदर आप काला नमक डालें, क्योंकि काले नमक के अंदर पोटेशियम बहुत मात्रा में होता है, तो वो आपके इस रोग के लिए बहुत कारगर होगा। और मीठा ना मिलाएं तो अच्छा। तो इस प्रकार से बिल का सेवन ज़रूर करें। दूसरा जो छाछ है, जिसको बिलो करके मक्खन निकाल करके जो छाछ बची है, वह उस छाछ को गाय के शुद्ध देसी घी के अंदर हींग और जीरे का तड़का लगाया जाए और फिर गैस को बंद कर दिया जाए। उसमें फिर वह छाछ मिला करके दिन में 3 समय सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में ही उसको ग्रहण करना है, सूर्यास्त के बाद नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से छाछ का सेवन किया जाए। तीसरी जो एक ऐसी आयुर्वेद की अनुपम भेंट हमारे धरती माता की जो हमें मिली हुई है, वो है घृत कुमारी अर्थात एलोवेरा। जी हाँ, ये घृत कुमारी जो है ये भारत के किसी भी प्रदेश में हो सकती है। इसके लिए कैसी भी जलवायु होगी ये कामयाब हो जाती है। तो घृत कुमारी जो है उसको अपने घर में गमले में लगा लीजिए। तो घृत कुमारी का सेवन कैसे करना चाहिए संग्रहणी रोग में, कि घृत कुमारी के हरे ऊपर के कांटे और छिलके को निकालकर गूदे को ले लिया जाए। उस गूदे के अंदर मोटे अनाज का जो आटा है, उसमें सर्दियों में बाजरा हो सकता है, गर्मियों में आजकल मक्की हो सकती है, जौ का आटा जो है वो लिया जाए। जौ के आटे में आजकल गर्मियों के हिसाब से, जैसे मैं आपको बता रही, तो जौ के आटे में एलोवेरा का जो गूदा है उसी में उसको गूंद लिया जाए, हल्का सा उसमें अजवाइन और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर। अब उसकी जो है रोटी बना करके इसका सेवन करना शुरू कर दो, और आप देखिएगा कि संग्रहणी का जो रोग है ये अपने आप, क्योंकि ये भीतर से जाकर के आंतड़ियों को बल देंगी, और बाहर से आप योगासन करेंगे, अर्धमत्सेंद्र और गोमुखासन और सूर्य नमस्कार। इस प्रकार से जब आप इन 5-6 चीज़ों का अपने जीवन में, दैनिक जीवन में प्रवेश करवा लेंगे, तो अवश्य में ये संग्रहणी का जो रोग है ये बिल्कुल दूर चला जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस रोग पर इस चर्चा को यहाँ विराम देती हूँ। हरिओम। और आप इन आसनों को अवश्य खोज करके और करने का प्रयास करेंगे और इन सब चीज़ों को जीवन में उतारेंगे। संग्रहणी से फिर कितना लाभ मिलता है मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे फिर उस पर विचार रखने की प्रेरणा मिलती है। हरिओम।